Hello everyone. Welcome to the live session of monologue classes. I'm Dinesh Kumar and I will take today's The Hindu news analysis. Today is 18 October 2023. Now we come to first news, and the first news is cannot legalize same-sex marriage, says Supreme Court bench. तो बेसिकली जो सेम सेक्स मैरिज का इशू है वो काफी दिन से चल रहा था, ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिनाई कर दिया, रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया है, डिनाई कर दिया। अब हम इसको समझते हैं इसका लीगल एस्पेक्ट। तो फर्स्ट पॉइंट ये है, इट वाज द डिसीजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में एट लीस्ट 5 जजेस का होना मैंडेटरी होता है। तो अगर किसी बेंच में लेस देन 5 जजेस हैं, इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। लेकिन मोर जजेस इसमें हो सकते हैं। तो अगर इसमें अभी तक हमारे देश में सबसे बड़ी जो बेंच बनी थी वो 13 जजेस की बनी थी, 13 जजेस की बनी थी, और केस का नाम था केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ठीक है। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन ने क्यों मना किया इसको रिकॉग्नाइज करने से? तो उन्होंने कहा था कि देयर इज अ डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इन आवर कंट्री, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड अंडर आर्टिकल 50 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और स्टेट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, फर्स्ट इज लेजिस्लेचर, सेकंड इज एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड इज जुडिशरी। तो उन्होंने कहा था कि जो कोर्ट है उसका मेन काम ये नहीं है कि वो लॉ बनाए, ठीक है, ये लॉ बनाने का जो काम है वो किस पर है, वो लेजिस्लेचर पे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि वी कैन नॉट लीगली रिकॉग्नाइज दिस सेम सेक्स मैरिज, बट इफ पार्लियामेंट वांट्स टू रिकॉग्नाइज इट देन पार्लियामेंट कैन एनेक्ट द लॉ इन दिस रिगार्ड। तो पार्लियामेंट अगर इसको बनाना चाहती है तो पार्लियामेंट इस पर कानून बना सकती है। ये जुडिशरी का काम नहीं है कानून बनाना, क्योंकि जुडिशरी का जो मेन काम है, जुडिशरी का मेन काम है लॉ को इंटरप्रेट करना, लॉ को इंटरप्रेट करना। तो दिस इज द फाइनल व्यू रिगार्डिंग द एलजीबीटी और दिस सेम सेक्स मैरिज। लेकिन अगर हम इसके दूसरे पॉइंट को देखें तो बी इट इन हिंदू मैरिज एक्ट और इन स्पेशल मैरिज एक्ट, जब आप देखेंगे तो वो कहता है कि a marriage can be solemnized, marriage can be solemnized between two persons, ठीक है। अब यहाँ पर वर्ड पर्सन लिखा हुआ है और यहाँ पर वर्ड मेल और फीमेल नहीं लिखा गया, ठीक है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको उस तरह से इंटरप्रेट नहीं किया। नाउ वी कम टू नेक्स्ट, SC gives, Supreme Court gives Narvekar last chance to set timeline for anti-defection proceeding, ठीक है। तो ये न्यूज हमने पहले भी डिस्कस करी थी, तो आज हम इसको ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। सो देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ 56 MLAs in Maharashtra, ठीक है, regarding their joining of the Shinde group and leaving the Uddhav Thackeray group और leaving the Shiv Sena, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये मैटर जो है डिस्क्वालिफिकेशन का है, इसलिए अकॉर्डिंग टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 एंड ये जो है 10th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये डिसाइड करना है किसको, स्पीकर ऑफ द कंसर्न्ड हाउस, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कई बार कहने के बावजूद भी स्पीकर ने इनकी कोई टाइमलाइन डिसाइड नहीं की है। अब पॉइंट ये है कि इसके संबंध में डिसीजन तो स्पीकर लेंगे। अब डिसीजन स्पीकर क्यों लेंगे? बिकॉज ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर में सबके काम अलग अलग हैं। तो जो स्पीकर है इट इज अ पार्ट ऑफ द हाउस, तो ये लेजिस्लेचर है, तो लेजिस्लेचर का पार्ट होने के नाते
डिस्क्वालिफिकेशन पर डिसीजन लेने का राइट भी इन्हीं का है। लेकिन पॉइंट ये है, सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स अगर कॉन्स्टिट्यूशन के रेफरेंस में, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार कोई काम नहीं हो रहा है, तो देन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कैन इंटरफेयर इन दैट मैटर। ठीक है, अब यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इनको डायरेक्शन दी है कि एक टाइमलाइन सेट करें, और रीजन टाइमलाइन सेट करने का ये है कि अगर इस मैटर में डिले किया गया तो ये जो इनकी डिस्क्वालिफिकेशन का मैटर है वो इनफ्रैक्चस बन जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा और कानून का वायलेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर स्पीकर इस पर नेक्स्ट इलेक्शन तक डिसीजन नहीं लेते तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनडायरेक्टली जो उनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की गई थी वो इनफ्रैक्चर्स बन गई, यानी कि उनका कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं आया या लीगल डिसीजन नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। एक पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट यहाँ पर कि although there is डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, वैसे तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर होता है, तो सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट इस मामले में इंटरफेयर करने का राइट नहीं मिल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट इस तरह के मामले में केवल दो ग्राउंड पर इंटरफेयर कर सकते हैं। पहला ग्राउंड है बीइंग सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये है कि जब ये पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूँ इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि जब एक स्पीकर, स्टेट लेजिस्लेचर का स्पीकर एमएलएज की डिस्क्वालिफिकेशन के संबंध में डिसीजन लेते हैं तब वो एज अ ट्राइब्यूनल काम करते हैं, एज अ ट्राइब्यूनल काम करते हैं अंडर द 10th शेड्यूल। अब ये जो जब ट्राइब्यूनल काम करेंगे तो ट्राइब्यूनल अपने आप में एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। क्या है? क्वासी जुडिशियल बॉडी। अब क्वासी जुडिशियल बॉडी पर राइट किसका है और क्वासी जुडिशियल बॉडी किसके सब्जेक्ट है? तो यहाँ पर ज्यूरिसडिक्शन जो आता है वो सुप्रीम कोर्ट का आता है। तो इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई या तो आप टाइमलाइन इसमें डिसाइड कर दो, नहीं तो फिर हम टाइमलाइन इसमें डिसाइड कर देंगे। तो दिस इज द न्यूज। नाउ वी कम टू नेक्स्ट। Will continue to struggle for legal recognitions to same sex marriage। तो यहाँ पर जो एलजीबीटी कम्युनिटी के लोग हैं उन्होंने कहा है कि हम इसमें संघर्ष करते रहेंगे जब तक कि हमको ये राइट नहीं मिलता, तो इसकी कोई लीगल इंपॉर्टेंस नहीं। नाउ जो स्पीकर हैं राहुल नरवेकर, इन्होंने कहा है विल वर्क टू डिटरमाइन व्हाट इज अनकॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको गाइडलाइन दी है और द लास्ट चांस दिया है कि आप इसको एक टाइमलाइन सेट करें, तो इन्होंने कहा है, इनका रेस्पॉन्स आया है कि मैं उस बात को डिसाइड करूंगा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्या है। मतलब ही विल टेक द डिसीजन रिगार्डिंग द डिस्क्वालिफिकेशन पेटिशन ऑफ 56 एमएलएज। नाउ वी कम टू दिस न्यूज। केरला गवर्नमेंट टू कॉन्स्टिट्यूट कमीशन फॉर वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन। ठीक है, तो केरला जो है, केरला गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो सीनियर सिटीजन के लिए एक वेलफेयर कमीशन को बनाएंगे। अब ये जो सीनियर सिटीजन के लिए वेलफेयर कमीशन, ये किसी और स्टेट में अभी तक नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी तक हमारे देश में कौन कौन से कमीशन है? हमारे देश में एससी कमीशन है, एसटी कमीशन है, ओबीसी कमीशन है। ठीक है, और हमारा वुमेन कमीशन है। ठीक है, लेकिन अब केरला गवर्नमेंट ने ये पहल की है, दे विल कॉन्स्टिट्यूट अ कमीशन फॉर द वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन्स। Governor Purohit says आप government has not managed its fiscal resources effectively। तो यहाँ पर कंट्रोवर्सी चल रही है और कन्फ्लिक्ट चल रहा है बिटवीन द सीएम ऑफ पंजाब एंड द गवर्नर ऑफ पंजाब। रीजन बीइंग दैट अभी कुछ समय पहले ये जो बनवारी लाल पुरोहित जी गवर्नर है पंजाब की, इन्होंने पंजाब सरकार को एक थ्रेट दी थी कि अगर उन्होंने मेरी क्वेरी का रेस्पॉन्स नहीं दिया तो फिर मैं उनके खिलाफ आर्टिकल 356 इन्वोक कर सकता हूँ। तो आर्टिकल 356 डील्स विद द
स्टेट इमरजेंसी, तो हमने इस पे एक डिटेल लेक्चर लिया था और हमने कहा था कि आर्टिकल 167 में प्रेसिडेंट के पार्ट पर ये ड्यूटी है कि वो गवर्नर को जो स्टेट के अफेयर्स हैं उनके बारे में जानकारी दें। तो यहाँ पर इनका एक नेक्स्ट पॉइंट ये आया है कि भाई वो अपने जो फिजिकल रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपरली मैनेज नहीं कर रहे और मिसयूज ऑफ द रिसोर्सेज हो रहा है, ठीक है। तो दिस में आल्सो लीड टू द this imposition of state emergency in the concerned state because not using the fiscal resources in a proper manner may amount to the violation of the constitution. Now, Mahua Mitra Moitra moves Delhi High Court to restrain defamatory post against her. ठीक है, तो अब हम इसको समझते हैं। तो जो महुआ मोइत्रा है, शी इज द MP और belong to the TMC, तृणमूल कांग्रेस, ठीक है। तो ये जो पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, इसकी चीफ है ममता बनर्जी, ठीक है। अब ये ममता बनर्जी की उसको बिलोंग करती है पॉलिटिकल पार्टी को। अब हम आते हैं लीगल इशू पर। तो इन पर एलिगेशन ये थे कि ये पैसे लेकर पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। अब तो इनके जो प्रिविलेजेस हैं, प्रिविलेजेस ये हैं कि ये अपने कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, और वहां पर इनको पार्लियामेंट में बोलने का अधिकार है, स्पीच का अधिकार, ठीक। नाउ जब इनके खिलाफ ये एलिगेशन आए कि इन्होंने पैसे लेके सवाल पूछे, तो इन्होंने इसको एक ऐसा माना कि द कंसर्न्ड पर्सन या पेटिशनर ने उनकी डिफामेशन की है। तो इसलिए ये अप्रोच किया है इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट को, और दिल्ली हाई कोर्ट से इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि उनके खिलाफ इस तरह के जो एलिगेशंस हैं वो ना लगाए जाएं, ठीक है। और ये डिफामे क्योंकि अगर इस तरह के एलिगेशन लगाए जाते हैं और एज पर द महुआ मोइत्रा, these allegations are not true, so it may amount to the violation of a right to reputation or it may amount to the case of defamation. So defamation क्या है? Defamatory statements की ये बात कर रही हैं, defamatory post की बात करती हैं। तो जैसा हमने आपको डिस्कस किया हुआ है कि defamation एक टॉर्ट में टॉपिक है, means it is a civil wrong, और दूसरा पॉइंट ये सेक्शन 499 आईपीसी में एक अपराध भी है, ठीक है। Now we come to next, demolishing the frame from the outside the constitution, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये इंफॉर्मेशन है आर्टिकल में, दिस इज रिगार्डिंग द न्यूज क्लिप, ठीक है। तो जैसे हमने आपसे पहले डिस्कस किया था कि जो एलिगेशन लगाए हैं न्यूज क्लिक पर, ठीक है, वो एलिगेशन ये है कि इसने इलीगल फंड एक्सेप्ट किया है फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज। सेकंड पॉइंट ये है कि ये जो न्यूज क्लिक चैनल है, ये क्या करता है, ये चाइना के फेवर में नैरेटिव चला। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है, इनका जो भी ऑथर है इनका क्वेश्चन ये है कि इट इज द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 19(1)(a ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। दिस राइट हैज बीन गिवन टू द सिटीजंस ऑफ इंडिया ओनली। और अब अगर सरकार इस तरह के एलिगेशन लगाकर या किसी पर्सन पर यूएपीए में कार्रवाई करती है, तो ये जो है डेमोक्रेसी का वायलेशन है, क्योंकि जो ये हमारा प्रेस है, इट इज द फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी। फिर उन्होंने ये कहा है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द ऑन द पार्ट ऑफ कोर्ट टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द सिटीजंस और पर्संस, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी डिमांड ये है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को आगे आना चाहिए ऐसे मामलों में, और जो गवर्नमेंट एक आर्बिट्ररी मैनर में काम कर रही है उसको रोकना चाहिए, ठीक है। इनके जो विचार हैं, दीज आर पर्सनल इन नेचर, ठीक। नाउ वी कम टू नेक्स्ट, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओबीसी इन फैकल्टी रिक्रूटमेंट इन हायर एजुकेशन, ठीक है। अब क्या है कि जो हमारा आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 16 क्लॉज 1 कहता है कि 7 ग्राउंड पर किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो ग्राउंड्स कौन सी है? ग्राउंड्स है रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट और रेजिडेंट, ठीक है। ये 7 ग्राउंड्स हैं, इन पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर अब इसका क्लॉज 4 कहता है
कि कुछ पोस्ट रिजर्व की जा सकती हैं इन द फेवर ऑफ द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ पर्सन। अब सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ पर्सन जो एक्सप्रेशन है ये बहुत वाइडर है, ठीक है, और ओबीसी इसका एक आस्पेक्ट। तो आप ये बात समझें कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ पर्सन एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस ऑफ पर्सन। ये दोनों एक्सप्रेशंस अलग अलग, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द ओबीसी एंड अदर बैकवर्ड क्लास, अदर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिया गया। 27% रिजर्वेशन का मतलब ये है कि जितनी भी गवर्नमेंट की पोस्ट आएंगी उसमें 27% कौन होंगे? ओबीसी होंगे, ठीक है। इट इज रिक्वायर्ड फॉर द दिस एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन। तो जैसे अभी आप देखते हैं कि हमारे देश में कास्ट सेंसस चल रहा है। एक तो कास्ट सेंसस कहाँ हुआ? इसमें हुआ, बिहार में हुआ, और दूसरा अभी आंध्र प्रदेश ने भी डिक्लेयर कर दिया है कि इट इज आल्सो गोइंग टू कंडक्ट द कास्ट सेंसस सर्वे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ओबीसी की सीट 27 है और अगर वो ओबीसी की सीट नहीं भरी जाती तो ये वायलेशन किसका है? ये वायलेशन है किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन की। दूसरा बात करता है वो आर्टिकल 14 बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। तो जो उनको 27% की वो मिलनी चाहिए, क्या बेनिफिट मिलना चाहिए या उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है, तो इसलिए उसका वायलेशन हो रहा है। अब यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि इसकी डिफरेंट तरीके से इंटरप्रिटेशन की जा रही है। कैसे की जा रही है? कि कुछ लोग तो ये कहते हैं कि उनको जो रिजर्वेशन है वो पहले से कम मिला है, और लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि जो अब रिजर्वेशन है वो कंपैरेटिवली ज्यादा हो रहा है। अब इसके लिए कौन से लॉ में ज्यादा हो रहा है? द रिजर्वेशन इन द टीचर्स कैडर एक्ट 2019, इसके हिसाब से उनको रिजर्वेशन एडिक्वेट मात्रा में मिल रहा है। अब फिर उन्होंने कहा है कि जैसे ही नई रोस्टर बनेगा, नया रोस्टर बनेगा, तो उनमें इनकी जो वैकेंसीज है उसको इंक्रीज कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर हम अभी देखें तो अभी केवल 4-5% ही ओबीसी को बिलोंग करने वाले जो प्रोफेसर्स हैं यूनिवर्सिटीज, ठीक है। अब 4% में और 27% में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑथर का मानना ये है कि इसको 27% आने में अराउंड 30 to 35 ईयर्स अभी और लग जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ द केस फॉर मैरिज इक्वालिटी, द लीगल आर्गुमेंट फॉर द सेम सेक्स मैरिज। ऑल्दो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया है, लेकिन फिर भी इस आर्टिकल जो कि रोहिन भट्ट ने लिखा है, इनके अनुसार देर आर अदर पॉइंट्स विच आर इन द फेवर ऑफ द सेम सेक्स मैरिज, ठीक है, और आर्ग्यूमेंट्स इन द फेवर ऑफ द सेम सेक्स मैरिज। तो इन आर्ग्यूमेंट्स की कोई लीगल रिकॉग्निशन नहीं है, क्योंकि डिसीजन किसका माना जाएगा? डिसीजन माना जाएगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। अब यहाँ पर बात क्या है? एक पॉइंट ये है इसका कि इट इज द वायलेशन ऑफ द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ये पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हैं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। अब आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। तो यहाँ पर ये कहता है कि एक तो जो सेम सेक्स मैरिज है उसको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ नहीं मिल रही है, और यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेशन है, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कि सेम सेक्स में यानी कि मेल मेल या फीमेल फीमेल, और यहाँ पर मेल फीमेल एंड फीमेल और मेल, ठीक है। तो या ये मानना है इनका ऑथर का, रोहिन भट्ट जी का, कि इट इज नॉट अ रीजनेबल क्लासिफिकेशन। और क्योंकि ये क्लासिफिकेशन किसके आधार पर किया गया है? ये क्लासिफिकेशन केवल सेक्स के आधार पर किया गया है, इसलिए ये क्लासिफिकेशन आर्बिट्ररी है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये क्लासिफिकेशन आर्बिट्ररी है तो ये आर्टिकल 14 के अगेंस्ट होगा। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था, एक केस का नाम था ईपी यूरोपा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ठीक है।
अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अब अगर ये जो सेम सेक्स मैरिज है, यहाँ पर सेम सेक्स मैरिज वाले लोगों को और जो दूसरे लोग हैं, यानी कि जो हेटेरोसेक्सुअल मैरिज करते हैं, उनको डिफरेंटली ट्रीट किया जा रहा है, बिना किसी रीजनेबल ग्राउंड के। तो ये भी इसको ऐसा माना जाता है कि ये उनका राइट का वायलेशन रहा है। तीसरा पॉइंट ये है कि जो राइट टू मैरिज है, इट इज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट। तो बहुत सारे हमारे इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लाइक यूडीएचआर और है इंटरनेशनल कॉवेनेंट एंड सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, आईसीसीपीआर। ये राइट टू मैरिज को रिकॉग्नाइज करते हैं एज अ ह्यूमन राइट। ठीक है। अब अगर कोई पर्सन अपनी इच्छा से किसी दूसरे पर्सन के साथ मैरिज करना चाहता है, तो यहाँ पर अगर लॉ उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता, तो यहाँ पर उसके राइट का वायलेशन। ठीक है। दूसरी बात आप देखेंगे, जो हमारा आर्टिकल 21 है, वो बहुत वाइड है। तो आर्टिकल 21 बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की। किसकी बात करता है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब व्हाट इज दिस पर्सनल लिबर्टी? तो पर्सनल लिबर्टी का मतलब है कि अगर दो पर्सन आपस में शादी करना चाहते हैं, तो उनको रोका क्यों जा रहा? तो यहाँ पर although right to marriage of the same sex is not expressly recognized under the Constitution of India, but since India is a party to all these international instruments like UDHR and ICCPR, तो हम इनसे भी इन्फ्लुएंस ड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ पर ऑथर का व्यू ये है कि ये जो है, ये इसमें फॉल करता है, इसलिए इसमें क्या करना चाहिए? इसको रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। Now we come to next news. Now this news is very important. Strengthened human rated rocket is ready for गगनयान। Okay? तो जैसे आप जानते हैं कि अब हमारी जो सरकार है और हमारे जो साइंटिस्ट हैं, वो क्या कर रहे हैं कि 2025 तक वो स्पेस में एस्ट्रोनॉट को भेजेंगे, ऐसा उनका प्लान है या ऐसा उनका मिशन। ठीक है। अब इसका नाम क्या है? गगनयान। तो इसके लिए कुछ तैयारियां की जा रही हैं, और तैयारियां क्या हैं इनकी? कि अब क्योंकि हम इसमें एस्ट्रोनॉट को पहली बार भेजेंगे, तो उसकी हमें सेफ्टी का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए इन्होंने डेवलप किया है क्रू एस्केप सिस्टम। जो मैं टर्म आपको बता रहा हूँ, वो आप लिख लेंगे। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। CES, क्रू एस्केप सिस्टम। अब ये क्रू एस्केप सिस्टम का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो ये एस्ट्रोनॉट को प्रोटेक्ट करता है। इट प्रोटेक्ट एस्ट्रोनॉट ड्यूरिंग द माल फंक्शनिंग ऑफ द रॉकेट और एनी व्हीकल। ठीक है। तो अब अगर हम लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, किसी स्पेस मिशन को, और वहां पर लॉन्चिंग के टाइम पर कुछ उसमें प्रॉब्लम होती है, माल फंक्शनिंग होती है, तो वहां पर क्रू एस्केप सिस्टम जो है, CES, हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनकी सेफ्टी का ध्यान रखेगा। जैसे आपको याद होगा कि हमारे देश में एक थी कल्पना चावला। तो कल्पना चावला जब वो एक सक्सेस मिशन से आ रही थी अर्थ पर, तभी वहां पर उसमें स्पेस क्राफ्ट में कुछ प्रॉब्लम हुई और उनकी डेथ हो गई। तो यहाँ पर उनकी सिक्योरिटी का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट टर्म है यहाँ पर आपकी लॉन्च व्हीकल स्ट्रेंथ। ये टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है, लॉन्च व्हीकल स्ट्रेंथ। ठीक है, लॉन्च व्हीकल स्ट्रेंथ। अब ये लॉन्च व्हीकल स्ट्रेंथ क्या है? ये जो है, इट विल कैरी आउट एस्ट्रोनॉट इनटू स्पेस। ठीक है, तो ये एस्ट्रोनॉट को स्पेस में ले जाने का एक सिस्टम। अब इंडिया क्या कर रहा है कि इंडिया जब इसके संबंधित कुछ जो पार्ट्स हैं वो आउटसोर्स कर रहा है, लेकिन कुछ को इंटरनल ही डेवलप कर रहा है।
अब इन्होंने फिर ये कहा है कि इसमें टाइम लगेगा, मतलब हम इसको इसको करने की जल्दी में नहीं है, बल्कि मेन पॉइंट क्या है कि जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स उसमें जाएंगे तो उनकी जो सेफ्टी है वो हमारा मेन कंसर्न है। तो जो ये दो टर्म मैंने आपके साथ डिस्कस की है, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। नाउ वी कम टू नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। तो इसमें जो वहीदा रहमान जी हैं, इनको दादा साहब पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू गेव अवे द नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर 2021, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनको जो वो मिला है वो 2021 का मिला है, ठीक है। 2021 का इनको मिला है, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये 2023 का नहीं है, ये 2021 का, ठीक है। तो यहाँ पर जो वहीदा रहमान है, इनको मिला है दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 वाला, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम इसकी कुछ और कैटेगरी डिस्कस करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। तो देखिएगा, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो है आपके लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ठीक है। और इसमें बेस्ट पॉपुलर फिल्म जो है वो RRR रही है। इसको 6 अवार्ड मिले हैं, ठीक है। तो केवल ये दो इंफॉर्मेशन ही आपको पढ़नी है। जनरली जो क्वेश्चन है वो आपसे ये नहीं पूछा जाता कि बेस्ट एक्टर कौन है, बेस्ट एक्ट्रेस कौन रही है, इससे क्वेश्चन नहीं आता। सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 किसको दिया गया है? वहीदा रहमान जी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। सेकंड पॉइंट है कि जो बेस्ट फीचर फिल्म कौन सी हो सकती है, वो बेस्ट पॉपुलर फिल्म। तो बेस्ट पॉपुलर फिल्म जो है वो RRR है, या ट्रिपल आर, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट डिवाइडेड ऑन अलाउिंग अनमैरिड कपल्स टू अडॉप्ट चिल्ड्रन जॉइंटली, ठीक है। तो यहाँ पर कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं आया अभी। तो जब तक फाइनल वर्डिक्ट नहीं आया है तो हम उसको नहीं कंसीडर करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा ब्रीफ में आपको बता देता हूँ। तो चीफ जस्टिस ने कहा है कि रेगुलेशन 5 क्लॉज 3 ऑफ एडॉप्शन रेगुलेशन, ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को वायलेट करता है। अब हम थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं इस एस्पेक्ट को। तो बेसिकली क्या है, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड है जो कि हमारे देश में अभी लागू नहीं है। तो इसका मतलब हमारे देश में जो अलग अलग लोग हैं उनके पर्सनल लॉज अलग अलग हैं, ठीक है। जैसे हिंदू अपने हिंदू लॉ से गवर्न होते हैं, मुस्लिम मुस्लिम से। तो एक एक्ट है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। तो हिंदू एडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट के अनुसार केवल हिंदू ही अपने बच्चों को गोद दे सकते हैं, और इनके बच्चों को हिंदू ही गोद ले सकते हैं। तो ये तो केवल लिमिटेड है हिंदू मैरिज एक्ट तक। इसके अलावा है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये जो जो ये एक्ट है, ये जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015, ये इंटर रिलीजन एडॉप्शन को अलाउ करता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई मुस्लिम है तो वो हिंदू चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकता है, और कोई हिंदू है तो मुस्लिम चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अभी इसी रेफरेंस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो एडॉप्शन रेगुलेशन है, उसका रेगुलेशन नंबर 5 क्लॉज 3 जो है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अगेंस्ट है। So dear students, I have discussed all the important news with you. So I will come again with the next such news analysis. Till then, thank you very much. Goodbye.